सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, ध्वनि का भाग नंबर पहला, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने समझा था कि ध्वनि जो है होती क्या है, ध्वनि में मुख्यतः कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ध्वनि के तीन महत्वपूर्ण लक्षण, प्रबलता, तारकता और विशेषता हमने समझी थी। और हमने ध्वनि के प्रकार भी समझे थे कि ध्वनि श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य ऐसे तीन प्रकार की होती है। ये जो ध्वनि वाला चैप्टर है ये परीक्षा के लिए चाहे 9वीं और 11वीं क्लास के अंदर इसको दिया हुआ है, इसके अलावा ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से संभावनाएं बहुत बनती है क्वेश्चन आने की, क्योंकि इसमें टॉपिक्स जो है वो टूटे टॉपिक है, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है। आज हम इस दूसरे पार्ट के अंदर ध्वनि का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ध्वनि की और बातें करेंगे कि ध्वनि के अंदर और क्या क्या खूबियां होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं और वो है ध्वनि की निर्भरता, कि ध्वनि तो किस पर निर्भर करती है, तेरी निर्भरता तो देखे। और ध्वनि की निर्भरता में नंबर 1 पहली निर्भरता, ध्वनि की जो निर्भरता है, ध्वनि जो है ये ताप पर निर्भर करती है। तो पहली निर्भरता है ताप पर निर्भर करती है। और ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का जो वेग है ये ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ताप को अपन T से लिखते हैं, T फॉर टेम्परेचर, कि ध्वनि तेरा वेग ताप के वर्गमूल के समानुपाती है, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो बताइए ध्वनि का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि ताप घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घटेगा। तो ये ध्वनि के पहली निर्भरता है कि ध्वनि किस पर निर्भर करती है, ताप पर। अब यहां पर कैलकुलेटेड है, निकाला हुआ है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बोलोगे बढ़ता है। दूसरी बात, क्वेश्चन यूं आ जाए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापमान अचानक बढ़ गया वायुमंडल का तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहोगे ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो बताइए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा, तो 10 से गुणा कर देंगे इसको, तो 10 से गुणा करने पर हो जाएगा 6.1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो ध्वनि की निर्भरता पहली अपन ने देखी किस पर, ताप पर। चूंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा हिस्सा है, तो इसको मैं यहां पर समझा रहा हूं। और इसकी जो आपको पीडीएफ है, ये इसकी जो पीडीएफ है ये आपको मेरे जो टेलीग्राम जो चैनल है साइंस फर्स्ट के नाम से, जो टेलीग्राम है उस पर आप लिंक होइएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके अंदर आप इसके सभी बिंदुओं को देख लेंगे। क्योंकि लिखने के अंदर इतना पॉसिबल नहीं होता है कि पूरी चीजों को यहां पर लिख पाए, तो आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा, आगे जो बात आती है अगली, वो आती है कि ध्वनि की निर्भरता ताप के अलावा और क्या है। तो आगे मैं अगली बात बोल रहा हूं कि ध्वनि जो है ये प्रत्यास्थता की, ध्वनि का जो वेग है सेकंड निर्भरता। नंबर 2, ध्वनि का वेग, ध्वनि तेरा वेग, ध्वनि का वेग प्रत्यास्थता के समानुपाती होता है। अब प्रत्यास्थता ज्यादा है तो वेग भी क्या होगा, ज्यादा। प्रत्यास्थता को अंग्रेजी में इलास्टिसिटी बोलते हैं। कई बच्चे तो क्या समझते हैं कि इलास्टिसिटी का मतलब खींचना, कईयों के दिमाग में ये है, उनसे ये पूछते हैं ना कि रबड़ और स्टील का तार, एक रबड़ है और एक स्टील का तार, ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो तुरंत बोल देते हैं रबड़, जबकि वो गलत होता है। इलास्टिक का कदापि तात्पर्य, इलास्टिसिटी का कदापि तात्पर्य खींचना नहीं है, अभी तो कहिए खींचकर वापिस आना। आप सोचो रबड़ के तार को, आप रबड़ को जब खींच दोगे तो रबड़ ज्यादा खिंच जाएगा और खींचने के बाद में हो सकता है वो पूरा आए या नहीं आए, लेकिन स्टील का जो तार है वो बहुत कम खींचेगा और जब खींचेगा ही कम तो उसको आने में दिक्कत भी नहीं आएगी। और जो पूरी तरह से पहली अवस्था में आने का अच्छा सा प्रयास करता है वही ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, रबड़ और स्टील के अंदर ज्यादा प्रत्यास्थ कौन होता है, स्टील का तार होता है। रबड़ खिंचता ज्यादा है और जो ज्यादा खींचते हैं ये मानना कि उनको वापस अपनी अवस्था में आने में दिक्कत आती है। और प्रत्यास्थता का मतलब कदापि खींचना नहीं, अपितु खींचकर वापस आना होता है। और यहां पर जो 3 तरह के पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में ठोस जो है उसकी प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होती है,
द्रव की प्रत्याशा उससे कम होती है और सबसे कम प्रत्याशा होती है गैस की। संपीड़ितता उल्टी होती है, संपीड़ितता मतलब दबाना, संपीड़ितता गैसों की सबसे ज्यादा होती है, ठोसों की सबसे कम होती है। लेकिन प्रत्याशा की बात करें तो प्रत्याशा ठोसों की सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहां होगा? ठोस में। तो बताओ ठोसों में ध्वनि का वेग, ठोस में ध्वनि का वेग तो ज्यादा होता है किससे? द्रव में ध्वनि का वेग। और द्रव में ध्वनि का वेग बताओ किससे ज्यादा होता है? गैस से। तो क्वेश्चन सीधा आता है कि प्रत्याशा बढ़ाने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर आएगा बढ़ जाता है। अगली बात, ध्वनि जो है, ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन आपके रीड 2015 के अंदर इस पर न्यूमेरिकल्स भी आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा एक सीधा न्यूमेरिकल क्या एक कथन दिया था और पूछा था कि बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आया था कि यदि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो ऐसी स्थिति में दाब को दुगना कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कई तो कहेंगे कि यार 332 मीटर पर सेकंड दे रखा है, दाब दुगना तो इसको भी दुगना कर दो, कोई आधा कर देगा, मन में है जो करेंगे। जबकि सीधी बात है कि ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, तो चाहे दाब को दुगना करो आधा करो कुछ भी कहे, आपका ध्वनि का वेग वही रहेगा, अर्थात आंसर आएगा 332। ये क्वेश्चन आपके रीड 2015 के अंदर पूछा हुआ है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 4, अब जो गैस होती है, गैसों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, ये यहां पर गैसों के लिए है। गैसों के लिए दो बातें मैं आपको बता रहा हूं। गैसों के लिए आप कहोगे दो बातें कौन कौन सी है? गैसों के लिए पहली बात, जो ध्वनि का वेग है, ध्वनि का जो वेग है ये गैसों के लिए घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, ये बात किसके लिए है? गैसों के लिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक होती है नम वायु, नम वायु, नमी है, वायु के अंदर मॉइस्चर है, नमी है, और एक है शुष्क वायु। नम वायु और शुष्क वायु में ज्यादा घनत्व किसका होता है? आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि नम वायु और शुष्क वायु में ज्यादा घनत्व किसका होता है। क्वेश्चन जो है कोई भी, यदि मैं आपको बोल रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं, आपको प्रत्येक चीज आनी चाहिए। आप सरफेशियल न पढ़े, सरफेशियल पढ़ने पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आप जब तक उस चीज में पूर्णता नहीं लोगे, मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं, यही सफलता का मूल मंत्र है। पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में वहां तक पहुंच ही नहीं रहे जहां तक पहुंचना चाहिए, और ये हमसे हमेशा आपको दिक्कत करेगा। आप देखते हो कि इतने सारे यूट्यूब पर चैनल बने हुए हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैंने उनको देखे, और वो इतना सा पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा पढ़ा के खत्म, 2-4 मिनट के अंदर तो बच्चे भी राजी हो गए और ध्वनि हो गई, ध्वनि पढ़ लिया। अरे ध्वनि में क्या पढ़ लिया? कुछ नहीं पढ़ा, उसमें कुछ है ही नहीं भाई, लेन देना है, तूने क्या पढ़ लिया, उससे क्या मिलेगा? यूं ही राजी हो रहा है, परीक्षा के अंदर कुछ नहीं आना। आप पूर्णता पढ़े, आप एनसीईआरटी में आप सोचो एक चैप्टर को पूरा चैप्टर है, अब एक चैप्टर कई पेजों के अंदर होता है, और वो बताओ कोई टीचर्स को 2-3-4 मिनट में ही कंप्लीट करके चल जाता है, यूट्यूब के अंदर कंप्लीट करके अपना चैनल में 5 मिनट का 25 होता है, 5 मिनट में ही है, क्या मतलब है पढ़ने की? तो ऐसे बच्चे हो, कोई मतलब भी नहीं है, वो खुद ही राजी होते रहते हैं, लेट देना कुछ नहीं करता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा बच्चों, यदि आपने किसी काम को लिया है कि हमको ये काम करना है, तो काम को करने के लिए अपन गहराई तक पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि अपन उन चीजों से गहनता से और गहराई से जुड़े। यदि आप नहीं जुड़ रहे हैं तो ये अपन को निश्चित तौर पर दिक्कत पैदा करेगी। तो यहां पर मैं बता रहा हूं गैसों के लिए। अब देखो क्वेश्चन यहां पर भी आ गया, क्वेश्चन यहां, अभी तो ध्वनि के वेग की निर्भरता चल रही है, अभी निर्भरताओं में इतना बड़ा टॉपिक है। अब हल्का सा क्या है, इसके अंदर कितना जल्दी पढ़ लोगे, आप क्या पढ़ लोगे? तो ध्वनि का, गैसों के लिए ध्वनि का वेग घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नम वायु और शुष्क वायु में किसका घनत्व ज्यादा होता है? नम वायु और शुष्क वायु में किसका घनत्व ज्यादा होता है? कई तो बोलते हैं नम वायु का, जबकि गलत है। नम वायु और शुष्क वायु में शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान, या यो समझिए घनत्व का मोटा अर्थ में बता दूं, अणुओं का पास पास होना। शुष्क वायु में अणु छोटे छोटे होते हैं, तो इतनी सी जगह में बहुत सारे अणु आएंगे, छोटे छोटे। नम वायु में अणु थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े हैं तो इतनी सी जगह में अणु आएंगे लेकिन कम आएंगे, और अणु जितने ज्यादा पास आएंगे उसी को तो डेंस बोलते हैं। डेंस का मतलब घनत्व, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अणुओं का पास पास होना, कि ये इलाका तो बहुत ज्यादा डेंस है, ये कॉलोनी में बहुत सारे लोग बाग रहते हैं तो डेंस है, और किसी कॉलोनी में कम लोग बाग रहते हैं तो इसका मतलब कम डेंस इलाका है। तो यहाँ पर शुष्क वायु जो है उसके अणु छोटे छोटे होने के कारण इतनी जगह में बहुत सारे होते हैं, और नम वायु के अंदर इतनी जगह में अणु की संख्या कम होती है। और प्रति एकांक आयतन का जब द्रव्यमान देखा गया तो हमेशा प्रति एकांक आयतन द्रव्यमान शुष्क वायु का ज्यादा आता है नम वायु से। यही कारण है कि हमेशा याद रखो आजीवन,
रट ले इस बात को कि शुष्क वायु का हमेशा घनत्व ज्यादा होता है और नम वायु का घनत्व हमेशा कम होता है। अब बताओ शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा, तो शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा, तो शुष्क वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? कम। तो यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, शुष्क वायु, एक बात लिख रहा हूं, फिर इसका उल्टा कर लेना। शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है? ज्यादा। तो बताओ शुष्क वायु में ध्वनि का वेग, शुष्क वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? कम होगा। इसीलिए, और नम वायु की बात करें तो नम वायु का घनत्व क्या बताया था मैंने अभी? कम। और नम वायु का घनत्व कम, तो ध्वनि का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नम वायु का घनत्व कम होने के कारण ध्वनि का वेग ज्यादा होता है। यही कारण है कि जब मौसम में नमी होती है, वायु में नमी होती है, और वायु में नमी आपने देखा होगा बरसात के दिनों में होती है, इसलिए बारिश के दिनों के अंदर मेंढकों की आवाज दूर तक सुनाई देती है क्योंकि मौसम में नमी होती है। और नम वायु का घनत्व कम, तो ध्वनि का वेग ज्यादा होता है, ध्वनि दूर तक जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा सुबह और शाम नॉर्मल मौसम के अंदर नमी होती है, और सुबह और शाम नॉर्मल मौसम में नमी होने के कारण रेल के इंजन की सीटी दूर तक सुनाई देती है, मंदिर के घंटों की आवाज दूर तक सुनाई देती है, मस्जिदों में होने वाली अजान दूर तक सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि सुबह और शाम जो वायु होती है वो नम होती है, और नम वायु का घनत्व मैंने बताया था कम, और घनत्व कम है तो बताओ ध्वनि का वेग क्या होगा? ज्यादा। ध्वनि दूर तक आती है, दूर तक आवाज सुनाई देती है। तो ये भी आपको गैसों के लिए याद रखना है, स्पेशली बात किसके लिए है? गैसों के लिए। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी और निर्भरताओं की बात करें तो और कौन कौन सी निर्भरता है? तो आगे देखो आप निर्भरता में अगली जो बात है, ये जो ध्वनि का वेग है, ये गैसों के लिए एक बात और बता रहा हूं मैं। तो अगली नंबर 3 या 4 जो भी है इसको डाल लेंगे अपन। तो अगली बात जो है गैसों के लिए ही बता रहा हूं, गैसों के लिए जिस गैस का द्रव्यमान ज्यादा है, जिस गैस का द्रव्यमान कम है, उसमें ध्वनि का वेग ज्यादा है। उल्टा चलता है, ध्वनि का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका ध्वनि का वेग क्या होगा? वहां पर कम होगा। तो ये बात भी गैसों के लिए। यदि द्रव्यमान कम है, यदि द्रव्यमान कम है तो बताओ ध्वनि का वेग क्या होगा? ज्यादा। हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन के बारे में कहते हैं ये आवारा तत्व है सबसे हल्का, और हाइड्रोजन गैस तेरा द्रव्यमान सबसे कम है, तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ये भी आपको याद रखना है। अगली बात नंबर 5, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्वनि की वेग या चाल। ध्वनि का वेग, क्योंकि ध्वनि एक तरंग है और तरंग एक निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए उसको वेग या चाल कुछ भी बोल सकते हैं। उस चाल जो होता है वेग का परिमाण होता है। ध्वनि का वेग या चाल कौमा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। बहुत महत्वपूर्ण बात, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या बात आ गई? ध्वनि का वेग या चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले वाले ध्वनि के वीडियो में, जिसने गंभीरता से वीडियो को देखा होगा, बहुत सारे बच्चे बहुत ही गंभीरता से एक एक चीज को ध्यान रख रहे हैं, उनके रिप्लाई भी आते हैं जब मैं क्वेश्चंस देता हूं, और यही उनके अंदर परफेक्शन लाने का तरीका है। तो एक एक बात को जो मैं कहता हूं उसको सुना करें, जो भी चीज है उसको आप अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन कर लें, लिख लें। आप साइंस पर टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जो भी मैं मैटर दे रहा हूं उससे आप कनेक्ट होइएगा। यही आपका तरीका है जिससे कि आपके अंदर पूर्णता आ जाती है। तो यहां पर बात यह है कि ध्वनि का वेग या चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो बारीक जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, और मोटी ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? कम। लेकिन चाहे आवाज मोटी हो चाहे आवाज बारीक हो, बताओ क्या आवाजों को दौड़ने में क्या अलग अलग कोई दिक्कत आती है क्या? ये तो नहीं है कि सब बारीक आवाज तो पहले भाग गई और मोटी आवाज है वो धीरे धीरे भागती है। आप यूं समझिएगा जैसे कोई सत्संग हो रहा है, कोई मंडली बैठा दी अपन ने कि सही आज तो भाई सत्संग करेंगे, और सत्संग करेंगे तो नगाड़ा वाला, ढोलकी वाला, हारमोनियम वाला, पुपाड़ी वाला सब यहाँ पर बैठ गए, बांसुरी वाला, और सब एक साथ बजाते हैं। अब सब एक साथ बजाते हैं तो बताओ उनकी आवाज आपके कानों में एक साथ आती है, अलग अलग आती है? एक साथ आती है। जबकि किसी की आवाज बारीक होती है, किसी वाद्य यंत्र की, किसी की आवाज मोटी होती है, ढोलकी की मोटी आती है, नगाड़े की मोटी आती है, बांसुरी की महीन आती है। सबकी आवाज जो है उनमें बारीकपन मोटापन अलग अलग है, अर्थात सभी की आवृत्तियां अलग अलग है, लेकिन सभी की दौड़ने की रफ्तार समान है। ऐसे थोड़ी है कि साहब अभी तो पहले ढोलकी क्या आई है गुरुजी, इसके बाद में हारमोनियम क्या आई है, अरे सब एक साथ बजते हैं तो सबकी सब आवाज आपके कानों में एक साथ आती है। तो सभी अब अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने पर भी सभी की ध्वनि की आवृत्ति अलग अलग होने के बावजूद भी श्रोता के कानों में उनका एक साथ पहुंचना साफ जाहिर कर रहा है कि ध्वनि तेरा वेग या चाल या तेरे चलने का जो तरीका है ये कभी भी आवृत्ति अर्थात बारीकपन या मोटेपन पर निर्भर
नहीं करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात, आवर्ती ध्वनि का एक ऐसा लक्षण है, ये माध्यम बदलने पर भी नहीं बदलता। यदि ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाए तो ध्वनि की चाल बदलेगी, माध्यम बदलने पर बोल रहा हूं। माध्यम बदलने पर ध्वनि की चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। ऐसी बात कभी आपने प्रकाश में भी सुना होगा। प्रकाश में जब अपवर्तन की घटना है तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश एक माध्यम से कहां जाता है, दूसरे माध्यम में, तो प्रकाश का वेग बदल जाता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। लेकिन बताओ क्या अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति बदलती है क्या? नहीं बदलती। ठीक उसी प्रकार से ध्वनि का भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि तेरी चाल या तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन तेरी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां पर भी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि माध्यम यदि माध्यम बदलने पर मैंने बताया था कि आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवृत्ति उसकी नियत रहती है। तो ये भी इसकी एक निर्भरता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये आपने जो टॉपिक पढ़ाया इसका नाम था ध्वनि जो है किस किस पर निर्भर करती है। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ध्वनि जो है इसकी निर्भरता क्या क्या है। अच्छा, अब यहां पर एक बात और है, ये जनरल बात है, वैसे भी अपन समझे कि यदि हवा तेज बह रही है, मैं बोल रहा हूं इसी दिशा में हवा है, तो हवा बढ़िया है, मेरी आवाज को जल्दी से ले जाएगी। तो वायु का जो वेग होता है कई बार वो भी ध्वनि को प्रभावित करता है। तो आवाज यदि आपके वायु का प्रभाव की दिशा में, यदि आप जिधर बोल रहे हैं उधर ही वायु का प्रभाव है तो आपकी ध्वनि तेज दौड़ जाएगी और चल जाएगी। तो वायु का प्रभाव यदि ध्वनि की दिशा में, तो अभी ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहां पर अगली जो बात आती है, अगला जो एक पॉइंट है, छोटे छोटे बिंदु है इसलिए मैं इसको नोट डाल के लिख रहा हूं। ध्वनि का बार बार टकराना ये कहलाता है ध्वनि का बहुलित परावर्तन। बहुलित, तो अगली बात मैं लिख रहा हूं ध्वनि का बहुलित परावर्तन। ध्वनि का बहुलित परावर्तन। बहुलित परावर्तन का मतलब ध्वनि का बार बार टकराना। देखो होता क्या है कि बहुलित परावर्तन में, जैसे ध्वनि के बहुलित परावर्तन के उदाहरणों की बात करूं कि कहां पर ध्वनि के बहुलित परावर्तन होते हैं। कभी आपने देखा गर्जने की आवाज होती है, जब मेघ गर्जन होता है, बादलों की जब गर्जने की आवाज होती है तो बादल कैसे गरजते हैं? बादल कैसे गरजते हैं? ऐसे होता है ना, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, ऐसे बढ़ जाओ कि बादल गरज जाता है, गड़गड़। अब बादल एक बार ही गरजता है, लेकिन उसके गरजने की आवाज लंबे समय तक सुनाई देती है। उसका कारण क्या है? बादलों की गर्जने की आवाज धरती से टकराई, फिर धरती से ध्वनि वापस बादलों तक गई, वापस टकराई, फिर वापस बादलों टकराई, ध्वनि टकराई। बादलों और धरती के बीच में बार बार ध्वनि का इस प्रकार से परावर्तन होता है, और जब लंबे समय तक परावर्तन होता रहता है तो वो आवाज आपको बहुत देर तक सुनाई देती रहती है और उसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो ये है ध्वनि के परावर्तन का उदाहरण कि अधिक देर तक मेघ गर्जन की आवाज सुनाई देना। आपने कभी देखा होगा स्टेथोस्कोप डॉक्टर लगाते हैं, ये डॉक्टर ये स्टेथोस्कोप लगाते हैं, ये देखा होगा, ये ऐसा तो कान में लगा लेते हैं, ये कान में लगा लेते हैं, लगा लगा के अपनी धड़कनों को सुनते हैं। तो स्टेथोस्कोप में भी क्या जाती है भाई? अरे उसमें क्या जाती है? उसमें ध्वनि तो जाती है। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन का उदाहरण है। आपने कभी देखा होगा शहनाई, हॉर्न, लाउड स्पीकर, उनके आगे के मुंह ऐसे चौड़े होते हैं। कभी लाउड स्पीकर देखा आपने? लाउड स्पीकर का ऐसा होता है। या अपन किसी को आवाज देते हैं तो आपने देखा किसी को आवाज देने के लिए एक तो नॉर्मल ऐसे बोलो और एक आप ऐसे बोलो, आवाज तेज हुई, आपको ही अभी लग गया होगा कि आवाज मेरी थोड़ी तेज हुई, आपके इसमें वीडियो के अंदर ही ऐसा लग रहा होगा। एक तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूं और अब आवाज तेज हो गई ना, तो ये क्या हुआ, जैसे ही यो कर दिया, या किसी को अपन हिला देते हैं तो हाथ को यो करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि अभी तो मेरी आवाज यो फैल रही है, लेकिन जैसे मैंने हाथ को यो कर दिया, ध्वनि का बार बार दोनों हाथों से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, और उससे ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो यहां पर ये जो शहनाई है, लाउड स्पीकर है, वो इस प्रकार से होते हैं। कई बार आपने देखा हो किसी को आवाज देने के लिए इस प्रकार का हॉर्न अपन काम में लेते हैं। तो ये सभी आपकी ध्वनि के बहुलित परावर्तन पर आधारित घटनाएं हैं। तो ध्वनि के बहुलित परावर्तन का मतलब बार बार परावर्तन होना। इसमें मैं कुछ आपको यहाँ पर एग्जांपल्स लिखना चाहूंगा। तो एग्जांपल्स में मैं लिख रहा हूं कुछ यहाँ पर, अधिक देर तक मेघ गर्जन की आवाज सुनाई देना, अधिक देर तक मेघ गर्जन, मेघ के गर्जने की आवाज, अधिक देर तक मेघ गर्जन की आवाज सुनाई देना। स्टेथोस्कोप जो चिकित्सा के अंदर काम में आता है, डॉक्टर लोग काम में लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है इंटेलिजेंसी ब्यूरो के अंदर, आईबी, इंटेलिजेंसी ब्यूरो मतलब आईबी के अंदर क्वेश्चन आया है, स्टेथोस्कोप इस पर आधारित है, ध्वनि के बहुलित परावर्तन पर। ऐसे ही अगली उदाहरण है शहनाई, लाउड स्पीकर, हॉर्न, लाउड स्पीकर,
हॉर्न, ये आपने देखे होंगे, इनके आगे के जो हिस्से होते हैं ये शंक्वाकार होते हैं, ऐसे होते हैं। तो शंक्वाकार आकृति के होते हैं, शंक्वाकार आकृति के होते हैं ये। और शंक्वाकार आकृति के होने के कारण ये इस प्रकार की इनकी आकृतियां जो है ये ध्वनि का बार बार बहुलित परावर्तन होता है। तो ये आपके ध्वनि के बहुलित परावर्तन पर उदाहरण की घटनाएं हैं कि ध्वनि के परावर्तन पर कौन कौन सी घटनाएं होती है। अच्छा, इसके बाद में अगली जो बात है, ऐसे मेगाफोन, आप इसकी जगह कई बार ये भी आ जाता है शहनाई, हॉर्न, मेगाफोन, बैपू है। बैपू नहीं होता, ये दूध वाला लेके आता है और दूध वाला जो आता है जो बजाता है पाँव पाँव, तो उसके आगे का देखो वो भी शंक्वाकार होता नहीं होता। तो ये सभी मेगाफोन, शहनाई, लाउड स्पीकर, हॉर्न, ये स्वर ध्वनि के बहुलित परावर्तन के उदाहरण है। अच्छा, अगली जो बात आती है यहाँ पर, छोटी छोटी बातें हैं। तो अपन ने दो बातें पढ़ी आज के वीडियो में, ध्यान में रहे क्या क्या पढ़ी। पहली बात पढ़ी थी ध्वनि के वेग या चाल की निर्भरता, दूसरी बात पढ़ी ध्वनि के बहुलित परावर्तन। अगली बात, ये जो घरों में, या आपने कभी देखा होगा सिनेमा घरों के अंदर, या कभी देखा होगा कॉन्फ्रेंस हॉलों में कर्टेंस लगे हुए होते हैं, पर्दे लगे हुए होते हैं। सिनेमा घरों में देखना, थिएटर्स के अंदर बड़े बड़े पर्दे दीवारों पर लगे रहते हैं, या घरों में भी अपन पर्दे लगाते हैं, कालीन बिछी हुई होती है। ये पर्दे और कालीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो उद्देश्य है कि चलो यार बाहर से थोड़ा सा प्राइवेसी हो जाए, है कि कोई धूप वूप नहीं आए, कोई बाहर से ऐसे कोई ज्यादा अपन उसमें रहे, अपन निजी उसमें रहते हैं, तो ये बात तो सही है, कोई देखे करे नहीं। लेकिन बात यहाँ पर मुख्य है कि और इनका क्या यूटिलाइजेशन है। कभी आपने देखा जब दीपावली पर अपन जब साफ सफाई करते हैं, पर्दे हटा देते हैं, पूरे कमरे को खाली कर देते हैं, तो कमरे के अंदर कुछ बोलते हैं तो कमरा गूंजता नहीं गूंजता। लेकिन जैसे आपके कमरे के अंदर पर्दे लगे हुए हैं और आपकी कालीन बिछी हुई है, तो आप जब आवाज बोलोगे तो आपकी आवाज गूंजेगी नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये मृदु और सन्नद्ध पदार्थ होते हैं। ये मृदु सन्नद्ध पदार्थ, कपड़े, कालीन, पर्दे, ये ध्वनि के उत्तम अवशोषक होते हैं। और उत्तम अवशोषक होने के कारण जब इनके पास ध्वनि चल जाती है तो परावर्तित नहीं करते। यदि ध्वनि परावर्तित हो जाती तो गूंजती। लेकिन ये क्या, जैसे इनके पास ध्वनि जाती है, इसको लेके बैठ जाते हैं, जब तू मेरे पास आए गई तो तू मेरे पास ही रहे। तो यहां पर भी ये बात ध्यान रखनी है कि मृदु या सन्नद्ध पदार्थ, मृदु या सन्नद्ध, सन्नद्ध का मतलब छोटे छोटे होते हैं, कपड़ों के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक छेद होते हैं। मृदु या सन्नद्ध पदार्थ ध्वनि के उत्तम अवशोषक होते हैं। ध्वनि के उत्तम अवशोषक, ध्वनि के उत्तम अवशोषक होते हैं। उत्तम अवशोषक को बोलते हैं कुपरावर्तक, अर्थात ये परावर्तित नहीं करती, कुपरावर्तक होते हैं। उत्तम अवशोषक कह दो या कुपरावर्तक कह दो, बात एक ही है। और इसीलिए थिएटर्स के अंदर, सिनेमा घरों के अंदर, कभी आप मूवी देखने गए हो, अभी तो कोरोना है तो इसलिए सभी मूवी हॉल जो है वो बंद है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। बट कभी आप देखना, गौर करना, जब वहां पर मूवी आप देख रहे हो तो वहां पर जो दीवारें होती है उनकी, जो मूवी थिएटर है उसके अंदर बड़े बड़े पर्दे लटके हुए होते हैं, जिससे कि आवाज वहां पर गूंजती नहीं तो आवाज वहां पर तो कोई बोले वो आवाज गूंजने लग जाए। तो मृदु या सन्नद्ध पदार्थ ध्वनि के उत्तम अवशोषक या कुपरावर्तक होते हैं। और मृदु सन्नद्ध पदार्थ के उदाहरण है जैसे पर्दे, जैसे आपके कालीन, पर्दे हुए, कालीन हुए, ये ध्वनि को गूंजने नहीं देते हैं। अच्छा, इसके बाद में और आप कहोगे गुरुजी और क्या बात है ध्वनि के अंदर, तो अगली जो बात मैं बता रहा हूं वो है मैक संख्या। अगली बात है मैक संख्या। मैक संख्या क्या होती है जरा ध्यान दीजिएगा। मैक संख्या पर न्यूमेरिकल भी आता है। मैक संख्या क्या होती है ये भी पूछता है, और मैक संख्या का कई बार सूत्र भी पूछता है। तो तीनों बातें यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैक संख्या क्या होती है कि ध्वनि की चाल, कोई भी यदि वाहन चल रहा है, वाहन चल रहा है या कोई भी दौड़ रहा है, कोई भी चल रहा है इस दुनिया में, उसकी ध्वनि जो चल रही है उसकी चाल से तुलना है। मतलब किसी की चाल का, कोई भी वाहन वस्तु की चाल का ध्वनि की चाल से तुलना करने के लिए एक मैक संख्या बनाई। तो पहली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कोई भी वाहन की चाल की ध्वनि की चाल से तुलना, वाहन की चाल की ध्वनि की चाल से तुलना की जाती है। तो ये अपने आप में एक इसका बेसिक अर्थ है कि वाहन की जो चाल है उसकी ध्वनि की चाल से अपन क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और वाहन की चाल में ध्वनि की ध्वनि की चाल से तुलना करते हैं, उसी को मैक संख्या बोलते हैं। और यहीं से देखो मैक संख्या का फॉर्मूला आ गया। मैक संख्या बराबर वाहन की चाल में दे दो नीचे, वाहन की चाल में नीचे देंगे अपन, बताओ ध्वनि की चाल का क्या भाग, और जैसे भाग देंगे ये आपका मैक संख्या है।
बताओ जैसे कोई आपका एरोप्लेन चल रहा है, माना एरोप्लेन जो है उसका वेग है माना फॉर एग्जांपल 664 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, और ध्वनि की चाल क्वेश्चन में देगा माना 332 है। तो बताओ मैक संख्या कितनी आ गई? तो ये आप इसको काट दोगे तो ये आपके 2 आ गई, कट गए ना, जस्ट डबल है। तो बताओ इसका मतलब आपका जो वाहन अर्थात एरोप्लेन है उसको ध्वनि की चाल से वो दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा है, क्योंकि भाग देने पर बताओ कितना आया? 2। तो मैक संख्या क्या बताती है कि आपकी कोई भी व्हीकल है, कोई वाहन है, वो ध्वनि की चाल से दुगनी चाल से दौड़ रहा है। तो याद रहे इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैक संख्या पूछ सकता है कि यार एरोप्लेन की या कोई भी वाहन की चाल इतनी है, ध्वनि की चाल इतनी है, तो बताओ मैक संख्या क्या है? तो वाहन की चाल में ध्वनि की चाल का क्या दे देना, भाग। कई बार मैक संख्या देता है, ध्वनि की चाल देता है, वाहन की चाल पूछ लेता है। कई बार वाहन की चाल मैक संख्या दे देगा, ध्वनि की चाल पूछ लेगा। तो फॉर्मूला ये है। और याद कैसे रहे? वाहन की चाल बटे ध्वनि की चाल। और याद कैसे रखोगे? जैसे मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल पर आप बैठ गए, तो वाहन पर तो आप बैठ गए ऊपर। और बताओ मोटरसाइकिल में ध्वनि कहां से निकलती है? अरे मोटरसाइकिल में ध्वनि यहाँ तो आप बैठ गए खुद, अब बताओ ध्वनि कहां से निकलती है? साइलेंसर कहां होता है? नीचे। तो फॉर्मूला भी याद रहे, याद करा रहा हूं फॉर्मूला कि वाहन की चाल ऊपर तो वाहन रखना, वाहन की चाल, और ध्वनि कहां से निकलती है? नीचे से निकलती है ध्वनि। तो वाहन की चाल बटे ध्वनि की चाल। कहीं फॉर्मूले को उल्टा मत कर देना। कई बच्चे जल्दी फॉर्मूले कर देते हैं, ध्वनि की चाल ऊपर कर देते हैं, वाहन की चाल नीचे कर देते हैं। तो गलत, ऊपर आएगा वाहन और नीचे क्या आएगी? ध्वनि। और ये आपकी कहलाती है मैक संख्या। और मैक संख्या चूंकि 2 चालों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो मैक संख्या जैसे उत्तर आया 2, तो बस ये 2 ही बोलेंगे, आगे इसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मात्रकहीन राशि है। मात्रकहीन क्यों है? क्यों नहीं है इसका मात्रक? क्यों इकाई रहित है? क्यों यूनिट लेस है? क्यों? क्योंकि चाल बटे चाल कट जाते हैं, इसलिए मैक संख्या कैसी राशि है बच्चे लालो? मात्रकहीन राशि है। अब यहां पर बात आती है कि आप कहोगे गुरुजी और इसके अंदर और कौन सी महत्वपूर्ण बात है? तो और यहां पर महत्वपूर्ण बात है, अगला नोट है, वो है ध्वनि बूम। ध्वनि बूम क्या होता है? तो देखो कितनी सारी बातें आ रही है, छोटी छोटी, ये सभी बातें आपके किताबों के अंदर पाठ्यक्रम में उल्लेखित है। ध्वनि बूम, ध्वनि बूम, ध्वनि बूम क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। ध्वनि बूम, बूम, ध्वनि बूम। ध्वनि बूम क्या है? ध्वनि बूम बताऊं क्या है? कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो भागता भी जा रहा है, निकालता भी जा रहा है। आप कहो गुरु जी ये क्या बोल गए? वो भागता भी जा रहा है, निकालता भी जा रहा है। तो अब बताओ उसके मुंह से जो ध्वनि निकलेगी उसमें 2 वेग होंगे। अब आप कहोगे कैसे? आपने कभी देखा कि क्रिकेट मैच में फास्ट जो बॉलर होता है, तेज गेंदबाज जो होता है, वो तेज दौड़ के आता है और गेंद को फेंक देता है। खड़ा खड़ा तो नहीं फेंक सकता ना इतना तेज। तो बताओ दौड़ के आने से क्या फायदा है? दौड़ के आने से फायदा है कि गेंद अभी मेरे हाथ में, मैं दौड़ रहा हूं, तो जितना मेरी दौड़ का वेग है उतना तो गेंद में पहले से होगा, क्यों? गेंद मेरे हाथ में। और उसके बाद में उसमें ताकत दे देता है, तो गेंद में डबल वेग हो गई। एक तो जितना दौड़ के आया उतना वेग तो पहले से ही गेंद में हो गया, क्यों? गेंद उसके हाथ में, और हाथ में तो उतने वेग से गेंद भी दौड़ रही है क्योंकि उसके हाथ में चल रही है। और उसके बाद में उसमें ताकत दे देता है, फेंक देता है, तो गेंद बहुत तेज फेंक देता है। ये खड़ा खड़ा थोड़ी फेंक सकता है इतना तेज। वैसे वैसे ऐसे इसमें होता है कि जब कोई भागता भी जा रहा है, चल रहा है, और ध्वनि भी निकालता जा रहा है, तो बताइए ऐसी स्थिति में जो ध्वनि निकलेगी, तो ध्वनि इतनी ज्यादा तेज वेग से निकलती है कि वायु में ये ध्वनि टकरा के एक दाब बनाती है, और उस दाब के कारण प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती है। घाती, प्रघाती का मतलब डेंजरस। और इन प्रघाती तरंगों के कारण आसपास में कोई कांच आंच या कोई नाजुक चीजें होती है, वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसी घटना को बोलते हैं ध्वनि बूम। कि यदि कोई ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से भी तेज दौड़ रहा है, अब ये भागने का मतलब ये लड़का ध्वनि की चाल से तेज दौड़ना चाहिए, ऐसे नहीं धीरे धीरे दौड़ रहा है, या कंडीशन है कि ध्वनि की चाल से अधिक चाल से दौड़ रहा है कोई। अब ध्वनि की चाल भी बहुत ज्यादा होती है लगभग, क्योंकि ध्वनि की चाल ताप पर निर्भर करती है, वातावरण का ताप कैसा है। लेकिन फिर भी अपन मोटे तौर पर कहें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि वातावरण का तापमान, तो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। और 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यदि होता है वातावरण का, तो ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर पर सेकंड। तो 344 मीटर पर सेकंड मतलब 1 किलोमीटर जाने में ध्वनि को लगभग 3 सेकंड लगते हैं। इतना तेज कोई दौड़ रहा है, 1 किलोमीटर जाने में 3 सेकंड, इतना तेज दौड़ रहा है, माना, इमेजिन करो। और वो यदि बोलता भी जा रहा है और इतना तेज भी दौड़ रहा है, वो ध्वनि की चाल है उससे तेज दौड़ रहा है, और वो ध्वनि भी निकाल रहा है, तो उससे जो ध्वनि निकलेगी वो वातावरण में इतना तगड़ा दाब उत्पन्न करेगी, तो उससे जो तरंगे, प्रघाती तरंगे बनेगी, उसके कारण वहां पर आसपास के उस प्रभाव के कारण नाजुक चीजें टूट जाती है। घटना का नाम क्या होता है? ध्वनि बूम। तो क्या होता है ध्वनि बूम? तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जब ध्वनि उत्पादक स्रोत, एक लाइन लिख देता हूं, जब ध्वनि उत्पादक स्रोत
जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से तेज दौड़ता है, तेज चलता है, बोल दो तेज चलता है। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत का मतलब जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ध्वनि की चाल से तेज चलता है तो बहुत ज्यादा दाब उत्पन्न होता है वातावरण में। तो वातावरण में बहुत ज्यादा दाब उत्पन्न होता है, और बहुत ज्यादा दाब उत्पन्न होने के कारण प्रगाती तरंगें उत्पन्न होती है। कांच आज की खिड़कियां जो होती है ये टूट जाती है प्रगाती तरंगें। तो ये आपके ध्वनि बूम है। कई बार एरोप्लेन जब बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चलता है तो वो और वो ध्वनि भी उत्पन्न कर रहा है, तो उससे एरोप्लेन से कई बार जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो वहां पर ध्वनि बूम की घटनाएं एरोप्लेन के आसपास उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपके ध्वनि बूम होता है जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से तेज चलता है, बहुत ज्यादा दाब उत्पन्न होता है और उससे प्रगाती तरंगें उत्पन्न होती है। और ये जो प्रगाती तरंग उत्पन्न होती है, इस बूम से खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में अगली जो बात है, कोई कहेगा गुरुजी मैं ध्वनि को किस में मापूं? तो ध्वनि को मापने के लिए जो तरीका होता है उसे बोलते हैं ऑडियोमीटर। तो अगली मैं बात लिख रहा हूं यहां पर, अगला नोट, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे नोट हैं। ध्वनि का मापन ऑडियोमीटर से करते हैं। ध्वनि का मापन किससे करते हैं अपन? ऑडियोमीटर से। तो ध्वनि का मापन किससे किया जाता है? ऑडियोमीटर से। अच्छा, कोई कहेगा अगली बात मैं आपको बताऊं, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ध्वनि तरंग की, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ध्वनि को एक तरंग भी बोला है। तो ध्वनि तरंग के कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, अभिलक्षण कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे कि ध्वनि तरंग की संपूर्ण जानकारी अपन को मिल जाती है। तो ध्वनि तरंग के अभिलक्षण 3 होते हैं। एक तो ध्वनि तरंग के बारे में आपको आवृत्ति पता होना चाहिए, एक उसका आयाम पता होना चाहिए और एक उसका वेग। यदि किसी ध्वनि तरंग के बारे में आपको तीन बातें कौन कौन सी, आवृत्ति, आयाम और वेग, यदि आपको पता है तो आप उस ध्वनि तरंग के बारे में संपूर्ण बता सकते हो, और ये कहलाते हैं ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। अच्छा, अगली बात आती है यहाँ पर, छोटी छोटी बातें हैं, देखो क्या क्या छोटी छोटी बातें आ रही। ये जो ध्वनि है, ये जल के सतह से ध्वनि का परावर्तन ज्यादा होता है, अपवर्तन कम होता है। जैसे कोई पानी है, ये मैंने नीला बना दिया पानी, और यहाँ पर अपन उसको आवाज दे रहे हैं, और कोई पानी में पड़ा हुआ है, पानी में कोई पड़ा हुआ व्यक्ति उसको आवाज दे रहे हैं, हिला दे रहे हैं, अरे निकल रहा है बाहर। कोई पानी में पड़ा हुआ है अंदर और अपन उसको हिला दे रहे हैं, अरे बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो फिर भी नहीं निकल रहा। कारण क्या है कि आपकी जो ध्वनि है उसका जल के तल से परावर्तन ज्यादा हो रहा है और अपवर्तन बहुत ही कम होता है। तो आपकी पूरी आवाज उसके पास पहुंच ही नहीं रही। यदि पहुंच जाती तो हो सकता है वो निकल जाता, लेकिन जल की सतह से, ये सतह जल की, उससे ध्वनि का परावर्तन ज्यादा होता है और अपवर्तन क्या होता है? कम होता है। यही कारण है कि कभी आपने सुना होगा, क्वेश्चनों में आता है, यदि कोई नाव है, नौका विहार कर रहे हैं अपन, नौका विहार का मतलब नाव पर बैठे, ये स्टैंड बैठ लगे हुई है, नाव पर कुर्सी वहां पर बैठी हुई है, और नाव में यदि बैठे हुए नौका विहार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको आपस में यदि कोई भी निजी बातें हैं तो धीरे धीरे बोलना चाहिए। निजी बातें आप कहोगे धीरे धीरे क्यों बोलना चाहिए? यदि आप थोड़ा सा भी तेज बोलोगे तो जल की सतह से आपने बोला, और ये जो जल है, यहाँ पर तालाब है, नदी है, जिसमें कि हम नौका विहार कर, यहाँ से ध्वनि का बहुत तगड़ा परावर्तन होगा, और ध्वनि के परावर्तन के कारण आपकी आवाज तट तक पहुंच जाएगी। वहां पर कोई भी खड़ा है उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये बात चल रही है। यदि कोई ऐसी बातें हैं जो लगे कि हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, तीसरे के बीच में नहीं, तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में आपको बहुत तेज नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा आपकी ध्वनि का जल की सतह से परावर्तन होकर आपकी ध्वनि आगे तट के वहां तक पहुंच जाएगी। और यदि कोई नॉर्मल बात है, देश विदेश के घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम कर रहे हैं, फिर तो खूब तेज बोलो, क्योंकि कोई तट पर यदि सुन भी लेगा तो क्या कर लेगा उससे। तो याद रखें कि ध्वनि जो है उसका जल की सतह से परावर्तन ज्यादा होता है, अपवर्तन कम होता है। तो यहां पर एक बात लिख दूं, जल की सतह से ध्वनि का परावर्तन अपवर्तन से अधिक होता है। परावर्तन अपवर्तन से अधिक होगा, अपवर्तन से अधिक होता है, अपवर्तन से क्या होता है? अधिक होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी और कौन कौन सी बातें हैं कि जिसके अंदर अपन ध्वनि के करें। ये जो ध्वनि है,
इस ध्वनि का प्रभाव कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है। कहते हैं कि ध्वनि तेरा प्रभाव कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रकाश का प्रभाव, कोई भी वस्तु का अपन देख रहे हैं तो वो जो अपने प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है वो 1/16 सेकंड तक रहता है। प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर 1/16 सेकंड, आपने किसी को देखा और देखने के बाद में जैसे आपने निगाह हटाई तो वो आपके पास प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक रहता है। और ऐसे कोई भी ध्वनि आपके कान में गई उसका प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। तो 1/10 सेकंड का मतलब होता है 0.1 सेकंड। तो अगली बात यह है कि ध्वनि का प्रभाव कान पर 1/10 सेकंड, या इसको यहां भी पूछते हैं 0.1 सेकंड तक रहता है। इतने समय तक ही रहता है। ये थोड़ी कि कोई ध्वनि आपको मैंने बोली तो यही आपकी गूंजती रहेगी टुन टुन, ये गुरुजी ने बोली जैसे कुछ वही वो घूम रही है। 1/10 सेकंड तक कोई भी आवाज में बोल रहा हूं, कोई भी शब्द बोल रहा हूं, उसका असर आपके कानों पर 1/10 सेकंड तक रहेगा। तो अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। कभी आपने इको सुनी होगी, गूंज का मतलब टकरा के आना, ध्वनि का टकरा के आना, प्रतिध्वनि यो बोलो तो प्रतिध्वनि का मतलब टकरा के आना। तो मैं जो बोल रहा हूं ये है मेरी मूल ध्वनि, और सामने जो दीवार है उससे मेरी आवाज टकरा के आएगी तो अब मैं जो बोल रहा हूं इसको भी मैं सुन रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं इसको ये थोड़ी आप सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूं, तो मैं सुन रहा हूं, ये तो है मेरी मूल ध्वनि, आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूं। अब मेरी आवाज यदि टकरा के आती है और उसको मैं वापस सुन रहा हूं तो ये कहलाती है प्रतिध्वनि। अब यदि आप सोचो कि मेरी आवाज टकरा के यदि 1/10 सेकंड से पहले आ गई तो क्या मैं उस प्रतिध्वनि को ढंग से महसूस कर पाऊंगा, ढंग से सुन पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोचो मैंने एक कोई शब्द बोला और ये शब्द मेरे 1/10 सेकंड तक रहेगा, उससे पहले ही एक दूसरी ध्वनि आ गई, तो मैं पहले वाली को ये भी नहीं समझ पा रहा, दूसरी वाली को कैसे समझूंगा? एक पहले वाली जो ध्वनि है उसी का असर मेरे 1/10 सेकंड तक है, उससे पहले एक दूसरी टकरा के आ गई, तो मैं तो एक को नहीं समझ पा रहा, दो को कहां से समझूंगा मैं? तो ओवरलैप हो जाएगी तो अपन को अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कभी आपने देखा होगा जब कक्षा के अंदर कभी टीचर जाता है, बच्चों से कोई पूछता है, सब एक साथ बोलते हैं, तो टीचर क्या कहता है? चुप हो जाओ, एक बोलो। अब सब बोल रहे हैं तो किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सबकी आवाज आ गई, उधर से वो बच्चा बोला, वो बोला और 1/10 सेकंड से पहले सबकी आवाज आ गई। अब एक बच्चे की आवाज ही जो है उसी को महसूस करता, उससे पहले दूसरे के आगे, तीसरे के आगे, चौथे से आगे, सब आवाजें ओवरलैप हो गई। तो आपका जो अंतराल है ध्वनि का वो 1/10 सेकंड तक रहता है। उससे पहले यदि कोई दूसरी ध्वनि आ जाती है तो हम पहले वाली आवाज और दूसरी वाली आवाज में दोनों में फर्क नहीं महसूस कर पाएंगे, वो ओवरलैप हो जाएगी। तो यहां पर बात यह है कि ध्वनि का प्रभाव कान पर 1/10 सेकंड रहता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं मेरी मूल ध्वनि से भले ही प्रतिध्वनि आए, लेकिन बताओ प्रतिध्वनि कितने समय बाद में आनी चाहिए? 1/10 सेकंड के बीच में। तो अब यहां पर बात यह है कि कितने समय बाद में आनी चाहिए, तो सामने का जो परावर्तक सतह है जिससे कि प्रतिध्वनि टकरा के आती है वो मुझसे कितनी दूरी पर है? यदि परावर्तक सतह यहीं पर है तो मेरी आवाज खटादेश टकरा के आ जाएगी। मैं चाहता हूं मेरी आवाज आए जाके वो आए 1/10 सेकंड में। उसके लिए वो जो परावर्तक सतह है वो कितनी दूरी पर मैं रखूं, क्योंकि थोड़ा दूरी पर रखूंगा तो उसको टकरा के आने में 1/10 सेकंड लगेंगे। तो यहां पर एक मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, जैसे ये मैं बोल रहा हूं, ये मैंने बोला, ये यहां पर परावर्तक सतह है जिससे मेरी ध्वनि टकरा के आएगी, परावर्तक सतह। अब मेरी ध्वनि गई और जाके वापस आई, तो बताओ जाके आने में कितना समय लगना चाहिए? तभी भाई मैं मूल ध्वनि को तो सुन ही रहा हूं, शुरू में जो बोला उसको मैंने शुरुआत में सुन लिया। अब मेरी जो ध्वनि गई है वो भी आ रही है, उसको मैं सुन पाऊं, और जो आ रही है टकरा के उसको बोलना है प्रतिध्वनि। मैं इस प्रतिध्वनि को सुन पाऊं तो बताओ कि प्रतिध्वनि मूल ध्वनि के बाद में कितने समय बाद में आना चाहिए? 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड। तो बताओ यहां से ध्वनि स्रोत और परावर्तक के बीच में, ये ध्वनि स्रोत ही तो हुआ, मैं बोलने वाला हूं तो मैं ध्वनि स्रोत बोल दूं, ध्वनि स्रोत और परावर्तक के बीच में स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो मैं यहां पर दूरी बता रहा हूं। दूरी का सूत्र कभी आपने सुना होगा बच्चे लालो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। बताओ ध्वनि की चाल, वैसे ध्वनि की चाल अलग अलग ताप पर अलग अलग है, लेकिन कैलकुलेशन में 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल अपन लें, क्योंकि मौसम लगभग अपन ये मान लें कि अपन लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माने, उससे ही किताबों में कैलकुलेट किया हुआ है। तो ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर पर सेकंड। और बताओ जाके आने में पूरा समय कितना बोलो? 1/10 सेकंड। ठीक है। अब बताओ एक चीज, ये बताओ ये पूरा समय ये यहां से यहां तक 1/10 सेकंड है, तो मुझको तो दूरी केवल यहां से यहां तक की निकालनी है ना। मैं कह रहा हूं मेरी आवाज वहां से यहां तक जाने में 1/10 सेकंड तक है, तो बताओ यहां से वहां तक का समय कितना लगेगा? तो आधा ही है भाई। ये पूरा समय 0.1 है, 1/10 का मतलब 0.1, ये पूरा समय 0.1 है।
तो बताओ यहां से वहां तक का समय कितना होगा, आधा ही तो होगा ना। तो बताओ ये पूरा पूरा समय 0.1 है, तो 0.1 का क्या कर दिया मैंने, आधा। 0.1 का मतलब 1/10 है, 1/10 को मैंने 0.1 लिख दिया। कैसे किया वापस समझ लो। ध्वनि की जो चाल है 344, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल इतनी होती है। और ये मैं कह रहा हूं मेरी ध्वनि जाके आए तभी तो मैं स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनूंगा, तो ये पूरा समय होना चाहिए 0.1। तो बताओ यहां से वहां तक का जो समय होगा वो आधा ही होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 17.2 मीटर। कर लेना, किया हुआ है। ये आपके आपके ये जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है। तो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए बताओ ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह बताओ कितनी दूरी पर होनी चाहिए, निकला हुआ है स्टैंडर्ड, आपको करना ही नहीं है, सीधा याद रखें। लेकिन आरबीएससी के अंदर, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी में इसको 344 से न लेकर दूरी निकाल रखी है 350 से, 0.1 बटे, तो यहां पर आएगा 17.5। तो ये भी गलत नहीं है। कारण क्या है कि मैंने क्या बोला था कि ध्वनि की चाल किसी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 ले रखी है, किसी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 ले रखी है। तो उससे फिर क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। उससे क्या है कि ध्वनि की चाल में थोड़े से वेरिएशन किताबों में दिया हुआ है, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। मैंने दोनों लिख दिया, दोनों ही सही है, दोनों ही मान्य है। कि यदि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से कोई सुन पाएगी, मूल ध्वनि को भी सुनूं और प्रतिध्वनि को भी सुनूं, उसके लिए परावर्तक सतह ध्वनि स्रोत से बताओ कितनी दूरी पर होना चाहिए, 17.2 मीटर या 17.5 मीटर। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एनसीईआरटी में 17.2 है और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें 17.5 है। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब कोई कहे गुरुजी और कौन कौन सी बातें हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि है ये निर्वात के अंदर, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, क्योंकि ध्वनि के लिए बताओ किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो यहां पर ये जैसे एक कांच का एक पात्र है और इसके अंदर यहां पर एक निर्वात पंप लगा दिया। निर्वात पंप क्या होता है, जो निर्वात पैदा कर दे उसे बोलते हैं निर्वात पंप। हवा खींचता रहता है ऐसी गड़बड़ अंदर से। और यहां पर मैंने एक विद्युत घंटी लगा दी। विद्युत घंटी का मतलब जब अपन लाइट विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे घंटी बजती है, और अपन धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो घंटी बंद हो जाती है, विद्युत घंटी है। अब क्या है कि अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इससे हवा लगातार निकालते जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर वायु को कम करते जा रहे हैं। तो शुरू में घंटी क्या है, जब इसमें से हवा नहीं निकाली, शुरू में बंद था, हवा नहीं निकाल तो घंटी तेज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे हवा निकालते जा रहे हैं तो घंटी की आवाज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पात्र है, इस पात्र में लगातार वायु की मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और मैंने कहा था ध्वनि के चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। और ये जो प्रयोग है जिसके अंदर की एक पात्र के अंदर एक विद्युत घंटी लगी हुई होती है और उसको वायु विहीन या वायु निकालने के लिए निर्वात पंप लगा रहता है, ये कहलाता है बेलजार प्रयोग। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, इसको दर्शाने के लिए जो प्रयोग होता है उसे बेलजार प्रयोग बोलते हैं। इस प्रयोग का नाम क्या होता है बच्चों, बेलजार प्रयोग। तो क्वेश्चन ये आता है बेलजार प्रयोग से क्या दर्शाया जाता है। बेलजार प्रयोग से दर्शाया जाता है कि निर्वात में जैसे निर्वात करेंगे, इसमें से निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। अपन को कैसे पता चला, क्योंकि जैसे अपन यहां से हवा खींचेंगे, निर्वात करते जाएंगे, अपन को आवाज यहां पर सुनाई देना बंद कर देगी। जबकि शुरुआत में आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी, क्योंकि विद्युत घंटी से टन 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 बज रही थी, आवाज आ रही थी, यहाँ पर अपन खड़े थे, बड़ी आवाज आ रही थी अपने पास। लेकिन जैसे निर्वात कर दिया, आवाज आना बंद हो गई, और एक प्रयोग कहलाता है बेलजार प्रयोग। बेलजार प्रयोग से निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता दर्शाया जाता है, ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो बेलजार प्रयोग क्या बताता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर बात ये आती है गुरुजी, अगली जो बात है वो क्या है, तो अगला जो बात है मैं बता रहा हूं उसका नाम है अनुरणन। ये अनुरणन क्या चीज है, ये भी एक ध्वनि का एक गुण होता है, अनुरणन। ये अनुरणन की घटना क्या होती है जरा समझिएगा। ये जो अनुरणन है, अनुरणन की जो घटना है कि जब किसी हॉल में उत्पन्न होने वाली या किसी भी जगह, आपने कभी देखा होगा कि आप कभी घूमने गए हो तो पहाड़ियों के बीच में, यदि वहां पर पहाड़ियां हैं और वहां बीच में खड़े हो गए और आपने एकदम बोला वहां पर हेलो, और हेलो बोलने के बाद में आप बस चुप हो गए, तो वहां पर आवाज नहीं आती, हेलो लो 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 लो। अब हेलो बोला तो उस हेलो की आवाज गूंजती जा रही है, लेकिन वो धीरे होती जा रही है, लेकिन गूंज रही बहुत देर तक, हेलो लो 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 लो। तो ये जो ध्वनि का बार बार परावर्तन हो रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुरणन।
तो एक बार आपने बोला और उसके बार बार उसका परावर्तन होने से उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुरणन। और अनुरणन एक तरह से बार बार परावर्तन ही है। अनुरणन को कम करने के तरीके क्या है, वही पर्दे, कालीन, इनसे अनुरणन के प्रभाव कम होते हैं। या यदि आपके अंदर हॉल के अंदर अनुरणन का प्रभाव हो रहा है, आवाज बहुत देर तक गूंज रही है, तो आप खिड़कियों को खोल दो। अधिक श्रोताओं की उपस्थिति, दर्शकों की उपस्थिति, यदि ज्यादा बैठ कमरे में कोई नहीं है तो अनुरणन का प्रभाव ज्यादा होगा, आवाज ज्यादा देर तक गूंजेगी। लेकिन यदि वहां पर ज्यादा कैंडिडेट्स बैठे हैं, ज्यादा वहां पर दर्शक या श्रोता है, तो भी अनुरणन का प्रभाव कम होता है। ऐसे ही आपके यदि सतह जो है, दीवार जो होती है कमरों की, यदि वो खुरदरी है तो खुरदरी जो है उसमें भी अनुरणन के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि चिकनी सतह से ध्वनि का ज्यादा परावर्तन होता है। तो ये आपको एक बात है जिसका नाम है अनुरणन का मतलब ध्वनि का बार बार परावर्तन, ध्वनि का बार बार परावर्तन से गूंजना, बार बार परावर्तन से गूंजना, ये आपका क्या कहलाता है, अनुरण। ये भी मैंने आपको समझा दिया, इसको कम करने के तरीके भी बताती है कि कैसे अपन अनुरण के प्रभाव को कम करते हैं। तो ये आपके अनुरणन कहलाता है। इसके बाद में एक बात आती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है ये, और उसका नाम है श्रवण सहायक युक्ति। श्रवण सहायक युक्ति का मतलब होता है सुनने में जो मदद करे, उसे बोलते हैं श्रवण सहायक युक्ति। तो अगली जो बात है, अगला नोट, और अगले नोट में मैं लिख रहा हूं श्रवण सहायक युक्ति, सुनने में मदद करने वाली युक्ति, तेरा नाम श्रवण सहायक युक्ति। आप बताओ, आपने कभी देखा होगा कि जब आपको आवाज दूर तक पहुंचानी है तो अपन क्या काम में लेते हैं, एक पूरा एक माइक सेट काम में लेते हैं। माइक सेट, कभी आपने देखा माइक सेट में क्या क्या होते हैं, और माइक सेट से क्या है, आप किसी चीज को आसानी से सुन पाते हो। बहरे जो होते हैं, जिनको कि कई बार जिनकी आवाज कम पहुंचती है, तो वो मशीन लगाते हैं, उसमें भी वही सिस्टम होता है, जो मशीन लगी रहती है ना, कान में स्पीकर रही डिब्बी से रखी रहती है, माचिस की डिब्बी की जैसी, तो वो भी क्या होती है, वो भी यही होती है। तो क्या होता है, ये माइक सेट या जो बहरे ऐसे जो बहरे पर्सन होते हैं, तो जो है वो इस प्रकार की युक्ति काम में लेते हैं। क्या होता है इसमें, तो श्रवण सहायक जो युक्ति है क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। श्रवण सहायक युक्तियों में क्या होता है कि जिनको सुनने में, ऐसी डिवाइसें जो सुनने में हेल्पफुल करती है। तो अब जैसे माइक सेट में क्या होगा, मेरे हाथ में एक माइक है, और मेरे हाथ में माइक है, इसको बोलते हैं माइक्रोफोन। इसमें होता है हेलो, ये माइक है, हेलो। तो श्रवण सहायक युक्ति में पहली जो चीज होती है उसका नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। और एक क्वेश्चन आता है, माइक्रोफोन क्या करता है, बताओ। मैं जैसे ही बोलूंगा इस माइक में, हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो, ऐसे बोल रहा हूं मैं, हेलो टेस्टिंग हेलो, अब ये बोल रहा हूं, तो बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, ध्वनि। और बताओ ये ध्वनि ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन करता है, याद रखना, ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा तुझको तब्दील करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आता है माइक्रोफोन क्या करता है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि माइक सेट के बाद में एक पेटी सी रखी हुई होती है, इसको बोलते हैं अपन पेटी, गांव में अपन पेटी बोलते हैं। तो वो जो पेटी सा रखी रहती है, जिसमें प्लग लगा रहता है, तो वो जो होता है उसे बोलते हैं एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। ये मर्रे एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब ही होता है बढ़ाना। एम्पलीफायर अंग्रेजी का वर्ड है, इसका मतलब होता है टू एम्पलीफाई एनीथिंग, किसी चीज को बढ़ाना। जैसे इसका वॉइस एम्पलीफायर आवाज को बढ़ाता है, वोल्टेज एम्पलीफायर जो वोल्टेज को बढ़ाता है। एम्पलीफायर ये क्या करता है, मैंने बोला ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा उसके पास चलेगी और ये विद्युत ऊर्जा और विद्युत संकेतों को बढ़ा देता है। तो इसका काम है विद्युत ऊर्जा या विद्युत संकेतों को बढ़ाना, विद्युत ऊर्जा ऑब्लिक संकेत को बढ़ाना, ये इसका काम है। किसका काम है, एम्पलीफायर। और आपने देखा होगा एम्पलीफायर के बाद में उससे तारों से जुड़ी हुई युक्ति होती है, उसका नाम है लाउड स्पीकर। लगे रहता है ना स्पीकर, उससे एम्पलीफायर के बाद में लाउड स्पीकर। तो यहां पर तीसरी जो चीज आती है वो होती है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर आपको पता है ये उल्टा काम करेगा। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा गई और विद्युत ऊर्जा से लाउड स्पीकर में से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। अर्थात ये विद्युत ऊर्जा को बताओ किस में बदलता है, बोलो, ध्वनि ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो माइक्रोफोन के जस्ट अपोजिट काम करता है। देखो, ध्वनि को विद्युत में और विद्युत को ध्वनि में। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये कहलाती है श्रवण सहायक युक्ति, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर। तो इसलिए जो बहरे पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये तो इनके कान में लगा रहता है, यहाँ पर एक डीबीसी होती है, ये एम्पलीफायर होता है, यहीं पर उस एम्पलीफायर के पास में उनके माइक्रोफोन होता है। तो जैसे कोई बोलता है तो बोलते ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, उसके संकेतों को इसने बढ़ाया और बढ़े हुए संकेत उसके लाउड स्पीकर में चल जाते हैं
और वहां पर विद्युत ऊर्जा वापस किस में चेंज हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा में। तो ये कहलाती है श्रवण सहायक युक्तियां कहलाती है। अच्छा, इसके बाद में तो ये आपके कहलाती है श्रवण सहायक युक्तियां, जो सुनने में हेल्पफुल करती है उनको अपन बोलते हैं श्रवण सहायक युक्ति। ध्वनि के देखो परावर्तन का जो उदाहरण है उसका एक बहुत ही रोचक घटना है कि हैदराबाद के पास में, हैदराबाद में एक गोलकुंडा किला है। कभी आप हैदराबाद गए हो तो वहां पर एक गोलकुंडा किला है, हैदराबाद गोलकुंडा हैदराबाद किला। और उस किले पर एक खूबी है इस किले में कि वहां पर जो उसका प्रवेश द्वार है, मतलब जो एंट्री है, जैसे माना ये एंट्री है, यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है और उस पॉइंट पर आप खड़े होकर यदि ताली बजाते हो तो उस ताली की आवाज पूरे किले के अंदर, बहुत लंबा किला है, उस पूरे किले के अंदर गूंज जाती है। तो आप सोचो कितना तगड़ा ध्वनि का परावर्तन होता होगा, कितना अच्छा ध्वनि का परावर्तन का उदाहरण उस समय पर स्थापत्य कला के अंदर शिल्पियों को पता था कि एक जगह जो इसका एंटर पॉइंट है उस किले का, वहां पर जाके ताली बजाई ना पड़ने हो, ताली बजाई तो ये ताली के बाद टक टक तो पूरे किले में गूंज जाती है, टक 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 टक। उस समय पर देखो शिल्पियों का कितना तगड़ा कमाल था, या वो ध्वनि के परावर्तन के बारे में जानते थे। उस समय पर ये क्या करता कि जो प्रवेश द्वार पर जो सैनिक होता था, ये इस प्रणाली को, इस सिस्टम को चेतावनी संकेत के रूप में काम में लेता था। जब इसको लगता था कि यार कोई आक्रमण करने, कोई सेना आ रही है इधर से किले पर, तो ये क्या करता है पर्टिकुलर उस पॉइंट पर आता, जो उसके प्रवेश द्वार पर जो पॉइंट है ना, वहां पर आके ताली बजाता, और ताली बजाने से उसका इतना तगड़ा परावर्तन होता है कि पूरे किले के अंदर आवाज गूंज जाती, पूरा पूरा किला सतर्क हो जाता। तो चेतावनी प्रणाली के रूप में काम में लेते थे, चेतावनी प्रणाली के रूप में। और ये कौन सा किला बताया था मैंने, चेतावनी प्रणाली के रूप में काम में लेते हैं। और ये ध्वनि के परावर्तन पर आधारित किला है, ध्वनि के परावर्तन की घटना, रोचक घटना है, ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। और ये गोलकुंडा किला है, गोलकुंडा किला हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद में गोलकुंडा किला है, वहां की बात है। और वहां पर ध्वनि के परावर्तन का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। ये भी आपको परावर्तन में पता होना चाहिए कि किस पर बेस है। अच्छा, इसके बाद में आगे जो बात आती है वो आती है सोनार क्या है। तो जरा समझिएगा कि सोनार क्या है। तो अगली बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, और वो क्या है, सोनार। तो सोनार जो है, इसको मैं लिखूं, पेन ये ले लूं, सोनार नार, ये भी आपके रीड 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि सोनार का क्या काम है, सोनार से क्या क्या पता चलता है। SONAR सोनार। एक होता है रेडार, एक होता है सोनार। ये जो रेडार होता है ये वायु में जो भी चीजें होती है उनकी वेग गति को पहचानता है, स्थितियों को, वायु के लिए बना है रेडार। और पानी के अंदर जो भी चीजों को डिटरमाइन की जाती है वो है सोनार। याद रखना, सोनार से सोनार से समुद्र, याद रखो, से समुद्र। समुद्र में कोई भी चीज है उसका पता करते हैं सोनार से। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार के पहले मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये सोनार की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और ये जो सोनार है इसमें ध्वनि जो काम में लेते हैं, तो अपन ने 3 तरह की ध्वनि पढ़ी थी, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो पराश्रव्य ध्वनि इसमें काम में लेते हैं सोनार के अंदर। अब जैसे यहाँ पर समुद्रों के पास में सोनार स्टेशन होते हैं। अब आपको कोई भी चट्टान की पोजीशन है, या कोई जहाज है अंदर कोई, या कोई पनडुब्बी है, या कोई समुद्र के अंदर कोई जो है हिमशैल है, उसका पता करना है, उसकी स्थिति का पता करना है, तो यहां से क्या करते हैं, सोनार स्टेशन से एक ध्वनि जाती है, पराश्रव्य ध्वनि जाती है, और जाके उससे टकरा के आती है। अब जाके टकरा के आने में माना समय टी है, टकरा के आने में समय टी है। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी निकाल लेंगे, ध्वनि की चाल अपन ने भेजी है, ध्वनि जिस चाल से भेजी वो आपको पता ही है। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो बताइए दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। बताओ ध्वनि कितने चाल से भेजी है, v चाल से। बताओ ये पूरा समय टी है, तो बताओ यहां से यहां तक का समय आधा ही होगा, वही अभी मैंने बताया था। ये पूरा समय जाके आने का टी है, तो यहां से वहां तक का समय, तो दूरी तो यहां से वहां तक की निकालनी, तो ये पूरा समय टी है, तो यहां से वहां तक की दूरी के लिए ये यहां से वहां तक का ही समय चाहिए, वो आधा कर देंगे। तो ये आपका ही। तो क्वेश्चन में याद रखना इतना सा फॉर्मूला है जिस पर कि आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यदि आपको जहां से भेज रहे हैं, भेजने को बोलते हैं प्रेषित, और वापिस टकरा के आ रही है, तो अब ये कहलाता है अभिग्राही। भेजने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रेषित। मैं किसी चीज को भेज रहा हूं, प्रेषित, भेजने वाला, और किसी चीज को ले रहे हैं उसको बोलते हैं अभिग्राही। तो ये तो है प्रेषित, सेंडर भेज रहे हैं, और ये वापस आ रही है, इसको अभिग्राही। यदि प्रेषित से अभिग्राही का समय दे रखा है, तो आप हमेशा दूरी निकालने में, यहां से वहां तक दूरी निकालने में आधा करना,
क्योंकि प्रेसिस से अभिग्राही मैंने भेजा ध्वनि को और वापस आई, उसमें मुझे 4 सेकंड लगे, तो मुझे तो यहां से वहां तक का ही समय चाहिए, तो यहां से वहां तक का समय मैं बताओ क्या कर लूंगा, उसका आधा कर लूंगा। लेकिन यदि क्वेश्चन आपको ऐसे कहता है कि प्रेसिस से जहां से ध्वनि भेज रहे हो वहां से और जिस बिंदु से टकराई, इस पनडुब्बी से या हिमशैल से चट्टान से जो भी समुद्र वहां तक का ही समय दे रखा है, तो फिर आप इसको आधा नहीं करेंगे। फिलहाल यहां पर मैंने t/2 कराया, इसका मतलब ये क्या है, प्रेषित से, अर्थात जहां से भेज रहे हैं उसको बोलते हैं प्रेषित से अभिग्राही, अभिग्राही का मतलब वापिस आना, प्रेषित से अभिग्राही तक का समय, तक का कुल समय, इसलिए मैंने इसको क्या करा है, आधा करा है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सीधे आते हैं। प्रतिध्वनि में भी यही याद रखना, यदि पूरा समय दे रखा है जाके आने में ध्वनि, तो यहां से वहां तक की दूरी में समय को क्या करना है, आधा, और एक तरफ का ही समय दे रखा है, यहां से ध्वनि वहां तक जाने में इतना समय लेती है, तो उसको आधा नहीं करना है। तो सोनार जो होता है, इससे अपन जहाज, पनडुब्बी, हिमशैल है, इनकी स्थिति, वेग, दिशा आदि का निर्धारण करते हैं, और ये सोनार कहलाता है। तो सोनार का ये काम होता है। और सोनार में कौन सी काम में लेते हैं, पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक काम में लेते हैं, पराश्रव्य ध्वनि इसके अंदर काम में ली जाती है, किसमें, सोनार में। तो पराश्रव्य ध्वनि काम में लेते हैं। तो ये मैंने सभी इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिख दिए, ये इसके न्यूमेरिकल के लिए है। सोनार स्टेशन होते हैं समुद्रों के तट पर, सोनार स्टेशन से पराश्रव्य ध्वनि जाती है, जाके आती है, जाके आने में पूरा समय टी है। तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो अपन कर देंगे v गुणा t/2। लाइट जा चुकी है, इसलिए आज का वीडियो यहीं पर अंत करेंगे, आगे की बात अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।